हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग का? तो वो दवाएं जो एंजाइना में दी जाती हैं, समझ में आ रही बात? वो दवाएं जो एंजाइना में या एंजाइना को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब एंजाइना क्या होता है? तो एंजाइना को हम लोग जानते हैं चेस्ट पेन के नाम से। क्या? चेस्ट पेन यानी सीने के अंदर दर्द होता है तो उसको बोलते हैं एंजाइना। और ये दर्द क्यों होता है? तो जो हमारा हार्ट है उसके जो मसल्स हैं उनको जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और फिर वहाँ पे क्या ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है, उनको वो क्या होता है कमज़ोर पड़ते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है, फिर उनकी डेथ होने लगती है। तो फिर क्या होता है दर्द होने लगता है। तो उसी दर्द को बोलते हैं हम लोग क्या एंजाइना, और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो उसी को ठीक करने के लिए जो दवाएँ दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। चलिए अब हम लोग डिटेल से इसकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? तो दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस आर कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक, वो दवाएं जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजाइना क्या है? एंजाइना इज रिफर्ड टू द चेस्ट पेन। क्या? एंजाइना का क्या मतलब होता है? तो चेस्ट पेन की तरफ रिफर्ड किया जाता है, यानी एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन ड्यू टू लो और नो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। और ये दर्द किस वजह से होता है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो या तो लो हो जाती है या बिल्कुल नो हो जाती है। नो का मतलब बिल्कुल नहीं सप्लाई होती है हार्ट के मसल्स के पास। तो फिर क्या होता है हार्ट के मसल्स क्या होते हैं वीक होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी नहीं मिलती है, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उनकी डेथ होने लगती है। और उसमें जब डेथ होने लगती है तो फिर दर्द होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एंजाइना। अब ये जो हम लोग ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बीमारी को यहाँ डिटेल से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल से बीमारी को पढ़ना है तो फार्मेकोथेरापेटिक में ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ डिटेल से जो पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ेंगे दवाओं के बारे में। तो आज अब हम लोग दवा की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग की। जो ये एंटी एंजाइनल जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन सी टाइप की दवाएँ इसमें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? वेसोडाइलेटर। क्या है? वेसोडाइलेटर, यानी इसके अंडर में जो दवाएं आएंगी, जो क्लासिफिकेशन आएगी, वो सब क्या करेंगी? जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देंगी, उससे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वेसोडाइलेटर में भी 3 तरह की हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? नाइट्राइड्स या नाइट्रेट। इसको नाइट्राइड्स भी बोलते हैं और नाइट्रेट भी बोलते हैं। और ये जो 2 दवाएं हैं ये बहुत फेमस है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन, ये 2 बहुत फेमस दवाएं हैं। और जब भी किसी को एंजाइना होता है, एंजाइना में होता क्यों एंजाइना कि इसकी में जब मतलब जो आर्टरीज हैं जो ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्लेग हो गया, कोई ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो ये दवाएं देते हैं तो फ़ौरन क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, तो ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये जो दवाएं हैं ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसकी गोली आती है सबलिंगुअल, ऐसे ही मुंह के अंदर रखेंगे, तुरंत वो क्या है 1 सेट ऑफ एक्शन होता है उसका, यानी तुरंत वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, फ़ौरन जाके वो काम करती है और ब्लड की सप्लाई चालू करा देती है। वरना अगर ज़्यादा देर तक क्या है ब्लड की सप्लाई रुकी रहे, आदमी को पता चल रहा मुँह से दवा खिला रहे हैं और जा रहा है, फिर वो पेट के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, फिर वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच रहा है, फिर जाके वो काम कर रहा है, तो लंबा टाइम हो जा रहा है ना। इतने में हो सकता है कि हार्ट के मसल्स जो है पूरी तरीके से मर जाएं, तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसलिए ये जो दवाएं होती हैं सबलिंगुअल दी जाती हैं और फ़ौरन 1 सेट ऑफ उनका एक्शन होता है, तुरंत काम करती हैं। तो एक तो टाइप ये हो गई नाइट्राइड्स और नाइट्रेट। इनके एग्जांपल क्या हो गया? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। दूसरा क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। या आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो वेरापामिल, अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन। ठीक, तीसरा क्या है? पोटाशियम चैनल ओपनर। क्या है? पोटाशियम चैनल ओपनर। इसका एग्जांपल क्या है? निकोरैंडिल। क्या है? निकोरैंडिल। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है इसके अंदर वो क्या है? बीटा एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको आप बीटा ब्लॉकर के नाम से जानते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर इसको भी आप पढ़ चुके हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, और भी इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब हम इसमें से अब देखिए, इनमें से हम लोग नाइट्राइड्स, ये जो नाइट्राइड्स है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी कैल्शियम चैनल को यहाँ पे हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ऐसे जो बीटा ब्लॉकर्स है उसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इससे पहले वाली वीडियो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके अंदर इसकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। इसमें आप सिर्फ ये बढ़ा सकते हैं कि ये जो दवाएं हैं
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये इसको भी एंजाइना को ठीक करने के लिए भी यूज़ होती हैं। बाकी जो भी इसका क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, डोजेज हैं, वो सारी चीज़ें सेम हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल से किसको, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो अब ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं उनका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन ये अलग दवा है, ठीक। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या है कॉमनली एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होती हैं और बाई सबलिंगुअल यूज होती हैं, ठीक है, सबलिंगुअल रूट के थ्रू ये यूज की जाती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो डायलेशन का काम करता है। तो क्या करता है, दे डायलेट दी कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं खासतौर से, यानी हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरीज हैं उनको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। ऐसे ब्लड फ्लो को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो रेड्यूस ऑक्सीजन डिमांड बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स, तो ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट के मसल्स उनकी डिमांड क्या थी, ऑक्सीजन की बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको रेड्यूस करता है। कैसे करता है कि ब्लड की सप्लाई को वहाँ तक बढ़ा देता है, यानी जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उन तक ब्लड की सप्लाई जब पहुँच जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगती है। तो जो उसकी डिमांड थी यानी वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गए थे तो उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। ये मतलब है रेड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। अगर आप ये चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इतना कर दीजिए कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स, ठीक। तीसरा क्या है, दे डायलेट पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज द लोड ऑफ हार्ट। और जो हमारे जो दूसरे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का मतलब ये हमारे जो अलग अलग मसल्स वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा लंग्स हो गया, ऐसे किडनी हो गया और हमारा जीआईटी हो गया, तो ये जो सिस्टम है अलग अलग, ये क्या होते हैं, पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं और भी हैं। तो इस यहाँ तक जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं यानी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं तो उनको भी ये क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक। जब डायलेट होता है तो डिक्रीज द लोड ऑफ हार्ट, तो उसमें हार्ट का लोड कम कर देता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि मान लीजिए हमारी किडनी है, वहाँ तक जो पहुँचने वाली आर्टरी है वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट है और हार्ट को वहाँ ब्लड पहुँचाना है तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। जब ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो फिर क्या उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई तो ब्लॉक हो रही है ना, ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से हो नहीं रही एंजाइना के अंदर। तो ये क्या करता है कि हार्ट अपना ब्लड जहाँ तक भेज रहा है तो उस रास्तों को डायलेट कर देता है ताकि आसानी से ब्लड क्या है पहुँच जाए, दिक्कत ना आए, आसानी से ब्लड क्या है वहाँ तक पहुँच जाए, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो एक तो एंजाइना में इसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब होता है तभी क्या होता है, एंजाइना होता है। एंजाइना क्या है, एक दर्द को बोलते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लड की सप्लाई वहाँ तक रुक जाए। तीसरा क्या है, कोरोनरी हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर में भी इसको क्या करते हैं हम लोग, तीसरा क्या, क्रोनिक हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सारी जो बीमारियां हैं ना इनको हमने डिटेल से पढ़ा रखा है फार्माकोथेरेपेटिक के अंदर। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कब इसको नहीं देंगे, हम लोग कार्डियोमायोपैथी में नहीं देते हैं, यानी हार्ट मसल्स में अगर बीमारी है, दिक्कत है तो उसमें ये दवाएँ नहीं देते हैं, ठीक। दूसरा कहाँ पे देंगे, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, अगर किसी को क्लोज एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें भी हम इस सब तो उसमें भी हम लोग ये दवाएं नहीं देते हैं। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 से 10 mg सबलिंगुअल देंगे, ठीक है, 5 से 10 mg सबलिंगुअल देते हैं। और क्या है, 20 से 40 mg सस्टेन्ड रिलीज ओरल इसका टेबलेट आता है तो वो हम देंगे ओरली। सस्टेन्ड रिलीज क्या होता है, तो सस्टेन्ड रिलीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए 40 mg है या 20 mg की दवा है तो उसको खाने के बाद वो 40 mg एकदम से काम नहीं करते हैं बल्कि सस्टेन्ड रिलीज है, यानी पहले उसमें से 5 mg निकलेगा, वो अपना काम करेगा, फिर क्या है, थोड़ी देर के बाद क्या 5 mg निकल रहा है, फिर वो अपना काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद 5 mg निकल रहा है, फिर वो अपना काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद 5 mg निकल रहा है और वो अपना काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मतलब रुक रुक के वो रिलीज होता है, पूरी दवा एकदम से काम नहीं करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज। और ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक तरीका है, आपने फार्मास्यूटिक्स में इसको पढ़ा होगा, ठीक। और दूसरा जो है नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये भी क्या है, सबलिंगुअल देते हैं, कितना 0.5 mg सबलिंगुअल देते हैं और 5 से 15 mg इसका ओरल देते हैं और 5 से 20 mg यूजी देते हैं। यूजी का मतलब होता है माइक्रोग्राम, ठीक है, 5 से 20 mg माइक्रोग्राम या यूजी देते हैं किस पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से आईवी रूट से। अब जो दूसरा था एक क्लासिफिकेशन वो क्या था, पोटाशियम चैनल ओपनर्स, पोटाशियम चैनल ओपनर्स।
तो इसका एग्जाम्पल कैसा, निकोरेंडिल, क्या निकोरेंडिल, तो ये कितना यूज़ करते हैं हम लोग, तो 5 से 20 mg, कितना 5 से 20 mg पर बीडी। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, क्या होता है ट्वाइस अ डे, ट्वाइस का मतलब 2 मरतबा, तो दिन में 2 मरतबा, तो यहाँ पे बीडी है तो इसको ऐसे याद रखिए बोथ अ डे, यानी दिन में 2 मरतबा, बोथ का मतलब भी 2 होता है, तो आप इसको याद रखिए बोथ अ डे, लेकिन असल माना इसका होता है ट्वाइस अ डे, ठीक। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, और ये क्या है, ये जो क्रोनिक और स्टेबल एंजाइना होता है उसको ठीक करने के लिए और उसको रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये क्रोनिक और स्टेबल, क्रोनिक तो आप जानते ही हैं, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, तो ये सारी डिटेल अब यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इसके लिए पूरा हमको स्ट्रक्चर वगैरह बना के समझाना पड़ेगा, तो मैंने इसको पढ़ा रखा है फार्माकोथेरापेटिक में, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। इतना याद रखिए कि ये स्टेबल एंजाइना को क्या करने, ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इट एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल्स एंड कॉज वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज एंड लार्ज कोरोनरी आर्टरीज, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल को, ये पोटेशियम चैनल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, ये क्या होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो ये सब क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, ये कुछ आयंस होते हैं, ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है एक्शन पोटेंशियल का, उसको आप डिटेल में कभी होगा तो पढ़ाऊंगा, मैंने एक आध मरतबा कभी पढ़ाया था, तो अभी उसका टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ाऊं, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर इन आयंस की एंट्री होती है और फिर क्या होता है, ये बाहर निकलते हैं, एंट्री होती है, बाहर निकलते हैं, इनके एंट्री से और एग्जिट से क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। समझ में आ रही बात, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़ना होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, सिकुड़ता है, रिलैक्सेशन होता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो उसमें ये क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल और सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल, क्लोरीन आयंस, ये सब जो हैं ये क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। समझ में आ रही बात, तो उसी तरीके से पोटेशियम चैनल भी है, तो ये भी क्या करता है, ये जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पोटेशियम चैनल को, ठीक है। जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका मतलब जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो पोटेशियम चैनल हैं ये क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज हैं उनका वेसोडाइलेशन करा देते हैं, और जो कोरोनरी, लार्ज कोरोनरी आर्टरीज हैं, यानी जो हमारे हार्ट तक पहुंचने वाली बड़ी बड़ी जो आर्टरीज हैं उनका क्या करवाते हैं, वेसोडाइलेशन करा देते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए आप इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि ये वेसोडाइलेशन कराते हैं, ठीक है। जब वेसोडाइलेशन होता है तो ब्लड की सप्लाई क्या है, हार्ट तक पहुंचने लग जाती है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो इट इज़ यानी कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस को यूज ट्रीट करने के लिए और उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा टाइप का, स्टेबल टाइप का जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कब नहीं दिए जाएंगे, तो हाइपोटेंशन में नहीं देंगे, किसी का ब्लड प्रेशर लो उसमें नहीं देंगे, लो ब्लड वॉल्यूम, किसी का ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसमें भी नहीं देंगे, ऐसे ही पल्मोनरी एडिमा किसी को है तो उसमें भी नहीं देंगे, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, अगर किसी का लेफ्ट हार्ट जो है, लेफ्ट हार्ट का जो वेंट्रिकल है अगर वो फेल हो रहा है, उसमें वो काम नहीं कर पा रहा सही से, तो उसमें भी ये दवा हम लोग नहीं देते हैं। ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।